हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। विजनाइज मैगजीन के सितंबर मंथ की मैगजीन्स को हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन करा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने इसके पहले वाले आर्टिकल्स है उसको मैंने कवर करा दिए हैं। आज से हम अपना दूसरा आर्टिकल को शुरू कर रहे हैं, जिसमें दिया है अफ्रीकी संघ G20 का एक अस्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। ठीक है, G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। पिछली क्लास में मैंने बताया था एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें कि एक अफ्रीका अब G20 में EU और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, ये दो हैं, EU और AU, ये दोनों जो है संगठन शामिल हो गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी हो जाता है। तो भारत की अध्यक्षता में जब G20 सम्मेलन आयोजित हुआ, तो इसमें अफ्रीकी यूनियन को यानी अफ्रीकी संघ को औपचारिक रूप से G20 के अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। अब यूरोपीय संघ के बाद G20 का सदस्य देने वाला जो अफ्रीकी संघ है, सदस्य बनने वाला अफ्रीकी संघ है, वो दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, क्षेत्रीय संगठन दूसरा है ये। अब थोड़ा जब अफ्रीकी यूनियन की बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीकी यूनियन के बारे में भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि प्री में सवाल यहाँ से बनने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। तो अफ्रीकी यूनियन एक महाद्वीपीय संगठन है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें 55 देश हैं, इस संघ के मेंबर हैं। ठीक, इसकी जो उत्पत्ति है 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन OAU की जगह स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि नागरिक समावेशन, ठीक है, और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग और एकीकरण द्वारा अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि और विकास को बढ़ावा दिया जाए। और इसके अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस समूह के सदस्य देशों की कुल आबादी जो है वो क्या है, 1.4 अरब और GDP 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी पूरे जो संघ का। अब ये एक तरह से सामूहिक आवाज़ है, क्षेत्रीय संगठन है, किसकी? अफ्रीका देशों की। ठीक, अफ्रीका के देशों की। अब इसके हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। RO और प्रीलिम्स वगैरह के जो फैक्ट्स होते हैं उसमें हेडक्वार्टर ये है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा कहाँ पे है? इथियोपिया में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथियोपिया में है। अब अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का महत्व क्या होगा? तो महत्व को यही देखिए, यही तरीका होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। अब आपको पता है, आपको जब आप मेंस देंगे तो मेंस देने में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो कंटेंट के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ वो होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अगर आपके आंसर का सही है तो आपको भरपूर मार्क्स मिलेंगे, इसमें से आपको कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबर आने से। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में अगर मान लीजिए कि G20 का महत्व का अगर देता है कि अफ्रीका संघ को शामिल करने का G20 का महत्व क्या हुआ, तो यहाँ देखिए कितना अच्छा तरीके से बताया है कि G20 के लिए महत्व एक कॉलम, भारत के लिए महत्व दूसरा कॉलम और अफ्रीका के लिए महत्व तीसरा कॉलम। तो G20 के लिए महत्व में क्या है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में अफ्रीका की विशाल क्षमता का उपयोग करेगा ये। ठीक है, G20 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में विश्व के 60% नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं और साथ ही नवीकरणीय और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण 30% से अधिक जो है यहाँ पे खनिज संसाधन विद्यमान है। G20 की नीतियों और निर्णयों की विश्वसनीयता को बढ़ावा देना, यानी कि अफ्रीकी यूनियन का G20 में शामिल किया जाना समावेशी और न्यायसंगत समाधान तैयार करने के लिए G20 की क्षमता को बढ़ाता है और वास्तव में क्या है, एक वैश्विक समुदाय के इसके हित में है। G20 की छवि का यह पुनर्निर्माण करेगा। इससे क्या होगा कि G20 को अत्यधिक प्रतिनिधित्व वाला संगठन माना जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, G20 का एक निष्पक्ष, अधिक समृद्ध, संधारणीय और समावेशी विश्व के निर्माण का जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं उसके पाने में उस साधन के रूप में वो इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत की अध्यक्षता में शामिल हुआ है अफ्रीकी यूनियन, तो भारत के लिए भी इसका बहुत अच्छा महत्व होगा। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना, ये बहुत बड़ा भारत का अब महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है कि जो ग्लोबल, अभी नीचे हम लोग ग्लोबल साउथ पढ़ेंगे, ग्लोबल साउथ के बारे में एक अच्छे से आर्टिकल ही दिया हुआ है। तो ब्रेंट लाइन वहाँ पे सब डिवाइड करती है, अनेक चीज़ें उसमें देखेंगे हम लोग। तो ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने से भारत का जो सब प्रयास है ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में इसकी छवि को मजबूत करेगा। ठीक, भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। यह कदम क्या होगा? बहुध्रुवी विश्व और अत्यधिक न्यायसंगत व बहुप्रतिनिधित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की जो भारत की वैश्विक आकांक्षा है उसी के अनुरूप होगा ये। UNSC में अस्थायी सदस्यता जो पाने के लिए जो भारत अपनी समर्थन चाहता है अफ्रीकी संघ का, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और ये इससे सहायता मिलने की संभावनाएं हैं। संसाधनों का विविधीकरण होगा। अफ्रीका एक क्या है? संसाधन संपन्न जो है, संसाधन समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ कच्चा तेल, गैस, दाल,
ठीक है। फिर इसके बाद चमड़ा, सोना, अन्य धातु बहुतायत मात्रा में मौजूद है। तो भारत को इस यहाँ से संसाधनों की जो प्राप्ति है उसके अनेक नए रास्ते खुलेंगे और आयात निर्यात और जो भी व्यापार है उस पर अनेक नई संभावनाओं में यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। अफ्रीका के लिए क्या महत्व होगा? अफ्रीका के लिए समावेशिता, इस क्या है, वैश्विक कर सुधार, ऋण राहत जैसे अन्य मुद्दों और जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चाओं पर अफ्रीकी देशों को अधिक नेतृत्व प्रदान होगा और विचारों को प्रभावी तरीके से अफ्रीका के गौर किया जाएगा। असंतुलन को दूर करेगा। अफ्रीका के सर्वाधिक आर्थिक भविष्य पर होने वाली चर्चाओं के परिणाम स्वरूप इसे उपलब्ध करा दिया जाना, जबकि इसकी चर्चा में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है। इसमें परिवर्तन आएगा। मतलब क्या है कि अफ्रीका पर जो भी कुछ निर्णय होते हैं, विश्व समुदाय निर्णय लेता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अफ्रीकी देशों की जो आवाज़ होती है, उन लोगों की जो भागीदारी होती है, उन लोगों का जो समावेशिता होता है, उसको दरकिनार करके निर्णय ले लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अफ्रीकी यूनियन के देशों को शामिल होने से उनके प्रति जो भी निर्णय होंगे तो वे अपने प्रति निर्णयों में भी भागीदार होंगे, अपनी आवाज़ को मुखरता से वो उस मंच पर रखेंगे। ठीक, अफ्रीका की समृद्धि का संकेत यहाँ से होगा। मतलब क्या है कि G20 में जो अफ्रीकी महाद्वीप शामिल होगा तो इससे भारत इसको वैश्विक मंचों पे बहुत सारी भागीदारी को प्रकट करने में मदद मिलेगी। ठीक, और अफ्रीका को गृह युद्ध, आतंकवाद, भूखमरी जैसे आपदा के पीड़ित क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है, तो इससे अलग हट करके वो अपनी बातों को रख सकेंगे। तो भारत में अफ्रीकी महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत के बहुत सारे प्रयास भी हैं। एक पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क प्रोजेक्ट है, यानी कि पैन ऐप, इसे क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की परियोजना है। यह उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के जरिए दक्षिण अफ्रीका संघ के देशों के एक दूसरे के साथ जोड़ने के साथ उन्हें भारत से भी जोड़ेगी। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अफ्रीका के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, यह अफ्रीकी संघ में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित अग्रणी क्षमता निर्माण का मंच है। एशिया अफ्रीका विकास का गलियारा है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और जापान के सहयोग से अफ्रीका में अवसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी को विकसित करना, इसकी एक बहुत बड़ा जो है इसका उद्देश्य रहा है। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं, ये क्या है, भारत के द्वारा प्रयास की गई हैं अफ्रीका के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी अफ्रीकी महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। अब एक चीज़ और उभर के आया G20 में, वो आया ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस। ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इसमें क्या है, भारत ने सिंगापुर, ठीक है, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE, इतने सारे देश हैं, इनके नेताओं के साथ मिलकर के ग्लोबल बायोफिल अलायंस की शुरुआत की। ठीक, ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस क्या है, GBA, ये क्या करेगा, जैव ईंधन पे, बायोफिल्स पे ज्ञान के केंद्रीय भंडार और एक विशेषक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कार्य यहाँ पे करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में कार्य करना और जैव ईंधन क्षेत्र में प्रगति और इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना। अब इसके वर्तमान जो सदस्य देश में उसमें कौन कौन से शामिल है G20 में? इसमें क्या है, जो G20 के साथ देश इसमें जो शामिल हैं उसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कनाडा है, भारत है, इटली है, साउथ अफ्रीका है और USA है। ठीक है, तो ये सारे जो देश हैं ये वर्तमान सदस्यों में G20 के 7 देश शामिल हैं। ठीक है, अब आता है कि अब डेटा फैक्ट में देते हैं कि वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन का 80% से अधिक उत्पादन केवल 4 बाजारों USA, ब्राज़ील, यूरोप और इंडोनेशिया में होता है। जो IEA, ठीक है, कि बायोफ्यूल पॉलिसी में इन ब्राज़ील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार, ये मतलब इसका डेटा जो निकल कर आया था डेटा के बाद में। ठीक है, अब आता है एक चीज़ और कि G20 के जो 4 देश हैं वो आमंत्रित हैं। अब कौन कौन से उसमें आमंत्रित हैं? बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। और ऐसे 8 देश जो G20 सदस्य नहीं है उसमें है आइसलैंड, केन्या, गुआने, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। अब 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें, विश्व बैंक, ADB है, WEF है, विश्व LPG संगठन है, UN एनर्जी फॉर ऑल है, UNIDO है, फिर इसके बाद ACAO है और IEA है, इरेना है, ग्लोबल बायोगैस एसोसिएशन है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी और भी दी जाएंगी तो आएगा। अब ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस का जो है, ये एक अलायंस है ग्लोबल बायोफिल अलायंस का, इसका क्या महत्व है और इसके लिए भारत के क्या लाभ होंगे, चुनौतियाँ क्या हैं, निष्कर्ष क्या हैं, मेंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो महत्व ये चीज़ है कि महत्व में क्या है, जैव ईंधन के लिए एक बाजार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसके ईंधन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ठीक, यह उद्योगों, देश और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को जोड़ने के लिए वर्चुअल मार्केट प्लेस का निर्माण करेगा। मांग की आपूर्ति की मैपिंग की जाएगी। मजबूत मानक निर्धारक है ये। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होगा। इसके विनियमन का विकास, अंगीकरण और कार्यान्वयन की सुविधा देगा। ठीक, जलवायु संबंधी प्रयासों में ये योगदान देगा। अब इससे क्या है कि जो IEA का अनुमान है कि वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक 3 गुना करने की आवश्यकता होगी, जिससे क्या है
कि इससे विश्व की ऊर्जा प्रणाली को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में मदद मिलेगी। डीकार्बनाइज परिवहन क्षेत्र को करेगा ये। गौरतलब है कि ग्रीन हाउस गैस का लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो परिवहन क्षेत्र से होता है, तो इसको डीकार्बनाइज करेगा। जागरूकता यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करने में जैव ईंधन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। तो भारत के लिए जीबीए के लाभ क्या है? बहुत सारी चीज़ ये आती है कि भारत के लाभ क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लाभ भारत के लिए बहुत सारे हैं। जैव ईंधन से संबंधित भारत की जो पहल है, जैसे पीएम जीवन योजना, सतत योजना, गोबर धन योजना, इसको बढ़ावा मिलेगा। किसानों की आय को बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सहायक होगी। ठीक, इससे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अपने कच्चे तेल का आवश्यकता से 80% अधिक भारत आयात करता है, तो कहीं ना कहीं कमी आएगी। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह सहायक होगा। जैसे कि अगर मानते हैं कि जैव ईंधन पर जो राष्ट्रीय नीति है, इसके सरकार ने क्या रखा, 2025 और 2026 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, तो इसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं ये सहायक होगा। और भारतीय उद्योगों के लिए अतिरिक्त अवसर भी मिलेंगे वैश्विक जैव ईंधन मांग को पूरा करना और प्रौद्योगिकी उपकरणों का निर्यात करने में। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलाउंस के समक्ष जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है? अस्पष्ट परिभाषा का न होना। पहला तो सबसे बड़ी चीज चुनौती में यह है कि स्पष्ट परिभाषा नहीं है। संधारणीय ईंधन क्या है, इस पर सर्वसम्मति का अभाव है। इसके अतिरिक्त तो कई देश क्या है कि जैव ईंधन को संधारणीय मानते भी नहीं है। ठीक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अभी कई विकसित देश क्या है अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए साझा नहीं करते हैं। विकासशील देशों के साथ इसको साझा करने में उनके अरुचि होती है, इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जियो पॉलिटिकल जियो टेंशंस हैं, ठीक है, ये टेंशंस, ये प्रतिस्पर्धा है, टेंशंस है, क्योंकि बहुत सा अभी ऐसी आशंका है कि जो तेल उत्पादक देश है वो जीबीए के पक्ष में ना हो। जो बहुत सारे खाड़ी के देश हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के पक्ष में ना हो, और इससे क्या है ऊर्जा संसाधन पर उनके वर्चस्व में कमी आ जाएगी। तो ये भी चीज़ एक बड़ी बड़ी दिक्कत है। धीमी वृद्धि है। अब इससे क्या है कि विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों की तुलना में जैव ईंधन को अपनाने में तेजी नहीं देखी जा रही है। उत्पादन संबंधी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्वक कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, जैव ईंधन उत्पादकता के खदान से खाद्य उत्पादन में कीमतों में प्रभाव पड़ेगा, फसल पैटर्न में बदलाव होगा, लागत प्रभावी टेक्नोलॉजीज की कमी है, चुनौतियां हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं जो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के समक्ष जो है चुनौतियां हैं। तो निष्कर्ष में क्या हुआ कि जीबीए गठबंधन को संधारणीय दीर्घकालीन योजनाएं बनानी पड़ेंगी, पर्याप्त निवेश करने होंगे, नवाचार को बढ़ावा देना होगा, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्या का समाधान करना होगा, और किसी भी विवाद का त्वरित रूप से निपटान करना होगा तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। ये इसके आगे के रहा निष्कर्ष में भी आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि विश्व को एकजुट करने वाले देश के रूप में भारत। ये एक अच्छा आर्टिकल है और जानना जरूरी है कि हाल ही में क्या है कि G20 का अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अब वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्या है? इसका अर्थ यह है कि विश्व एक परिवार है। यह पद जो है सभी जीवों के जीवन के मूल्य और पृथ्वी पर अत्यंत व्यापक ब्रह्मांड और उनके परस्पर अंतर संबंध की पुष्टि करता है। यह विचारधारा जो है उपनिषदों से ली गई है, ठीक, जिसमें प्रत्येक प्राणी जो है जीव दिव्यता पर जोर देती है। ठीक, अब इस विचारधारा का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है, ऐसे में संघर्ष का कोई कारण पैदा नहीं होता। यह प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं एक जो है ये प्रगतिशील सोच को दर्शाता है, जो एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है कि हमें सीमाओं, भाषाओं और विचारधाराओं से परे एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमें ये प्रेरित करता है। उत्पत्ति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम पद जो है 3 संस्कृत शब्द है। पहला क्या है? वसुधा, यानी उसके मतलब है पृथ्वी और सृष्टि, इव है जैसा, और कुटुंबकम मतलब बड़ा परिवार मिलकर बना है। इस पद का जो उल्लेख है ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाउपनिषद में मिलता है, महाउपनिषद में मिलता है। आगे इस पद का उल्लेख जो हितोपदेश ग्रंथ में से भी लिया गया है। ठीक है, हितोपदेश की रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने की थी। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वैदिक श्लोक जो है यत्र विश्वम भवत्यवेकनीडम, यानी कि क्या है कि जहाँ एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है, उसमें भी यह प्रतिबिंबित होती है। तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को अगर हम कोरिलेट करके देखें तो वैश्विक एकीकरण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का महत्व क्या है वो चीज़ हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो मानव केंद्रित है, प्रगति, साझा विश्व, एक भविष्य को प्रोत्साहित करता है। हम बनाम वे, मतलब जो ये जो हम, हमारा और वो उनका, ये वाली जो मानसिकता है कि इसको नियंत्रित करता है, हम बनाम वे की मानसिकता। अच्छा, विविधता को स्वीकार करके समावेशन को बढ़ाता है, न कि एक रूपता को थोपता है। समावेशी, जहाँ शब्द समावेशी है वो शब्द ही अपने आप में संपूर्ण है।
ठीक, जो एकीकरण है, एकीकृत है, वो कहीं ना कहीं उसमें अधूरापन होता है। ठीक, तो इसको देता है ग्लोबल कॉमन से जुड़ी जो अन्य समस्याएं उसको हल करने के लिए सहयोग को बढ़ाता है। जो भी ग्लोबल कॉमन के कंसर्न्स हैं, समानता, अहिंसा जैसे मूल्यों पर वैचारिक सामंजस्य के विचार को यह आगे बढ़ाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसके जो वैश्विक एकीकरण के लिए किस प्रकार से वसुधैव की विचारधारा का महत्व है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने एससे में भी यूज कर सकते हैं, GS4 में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आ गया सवाल तो इस पर तो ये तो फिर आपके लिए चांदी चांदी है। तो भारत क्या है कि कैसे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के माध्यम से विश्व को एकजुट करने वाले देश के रूप में कार्य कर रहा है, इस बात की अगर आप देखें तो भारत क्या है, प्रमुख मुद्दों का समाधान खोज रहा है। अभी हाल ही में, कल ही के एक परसों का आर्टिकल है कि भारत ने विश्व को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान है कि विश्व को भारत का थैंक्स बोलना चाहिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसे कुछ था आर्टिकल, मैं पढ़ा नहीं हूँ पर मैं उसको देखा था, उसका शीर्षक। तो ये क्या है, यह निम्नलिखित प्रयासों को जो बहुत सारे भारत ने प्रयास किए हैं, नीतियां अपनाए, संस्कृति तत्व इसमें प्रतिबिंबित होता है। तो पर्यावरण संरक्षण में देखिए कि वसुधा का मूल शब्द क्या है, वसुधा, इसका अर्थ है हमारी पृथ्वी। भारत अपने मिशन लाइफ है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है, निम्नीकरण, भूमि की पुनर्बहाली और बहुपक्षीय पहलू, ये क्या है कि संधारणी पर्यावरण को बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर यूपीएससी 2023 में प्री में सवाल बना, यूपीएससी 2023 का प्री का सवाल है ये, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भारत ने पहचान, भुगतान और डेटा एक्सचेंज लेयर से युक्त अपने स्वयं को डीपीआई का निर्माण किया है। ठीक, अब भारत समावेशी समृद्धि को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों को डीपीआई अपनाने में सक्षम बनाने, उसका निर्माण करने तथा उसके लिए आवश्यक मानदंडों में विकास मदद कर रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस जैसे पहलों के माध्यम से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का समर्थन कर रहा है। और एक समावेशी बहुपक्षवाद की जो बात आती है, तो मल्टीलेटरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत ने वैश्विक संस्थानों में सुधार करने की दिशा में लगातार प्रयास किया है। और इस प्रयास के तहत क्या है कि द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया। इसके साथ क्या है कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का समर्थन किया, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब क्षमता का निर्माण कर रहा है। अब भारत क्या है कि बहुत सारे 1964 के बाद से भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ITEC प्रोग्राम के तहत 161 भागीदार देशों के साथ लगभग 2 लाख से अधिक पेशेवरों को लाभ हुआ है। अब ग्लोबल साउथ के विकास के लिए क्षमता निर्माण, विकास का डेटा का पहल शुरू करना, भारत इसके लिए प्रयासरत भी है। योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। भारत के प्रयासों से कहा है कि UN महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। यह क्या है, मानवता को एकजुट करने वाली समावेशिता, बंधुत्व और वैश्विक परिवार की संस्कृति को बढ़ावा देती है। भारत की सॉफ्ट पावर भी एक इसका उदाहरण है। सॉफ्ट पावर से तात्पर्य क्या होता है कि देश की बिना किसी दबाव के दूसरे देशों को अपनी इच्छा अनुकूल सब कुछ करने की जो क्षमता होती है वही सॉफ्ट पावर होता है। सॉफ्ट पावर के बारे में मैंने इसको बहुत पहले बता चुका था कि 2 ही पावर होते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में देखें तो। एक होता है हार्ड पावर किसी भी कंट्री के पास, दूसरा होता है सॉफ्ट पावर। तो हार्ड पावर में कहीं ना कहीं मिलिट्री वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। तो संस्कृति पे देखा जाए, अगर इसी चीज़ को अगर हम अभी वर्तमान में जो कंसर्न चला इजराइल और हमास वाला, उसमें देखा जाए तो इजराइल ने हमेशा हार्ड पावर का यूज किया। सॉफ्ट पावर का अगर इनका यूज करता तो दोनों समावेशी चीज़ें होती, तो वहाँ आज ये विवाद की स्थिति नहीं पैदा होती और ये हमास जैसा जो आतंकी संगठन है वो सब चीज़ें हैं वो कंट्रोल में होती। तो संस्कृति के तौर पर देखें तो G20 की अध्यक्षता ने भारत को अलग अलग क्षेत्रों, राष्ट्रों की अनूठी और विविधतापूर्वक संस्कृतियों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। ठीक, इससे क्या है, भारत को विश्व के अनेक देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सामाजिक सहयोग को बढ़ाने और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का मौका मिला है। हालांकि भारत के समक्ष बहुत सारी अभी भी चुनौतियां विद्यमान हैं, उसका निवारण करना बहुत बड़ी चुनौती अपने आप में एक है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय हित को संतुलित करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो खेल होता है क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक और विवादात्मक पहलू होता है। ठीक, जिसमें नेशन स्टेट को, राष्ट्र राज्य को प्रमुख एक्टर के रूप में माना जाता है, जो अपने क्या करता है, अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। हम कोई भी निर्णय, जो भी फॉरेन पॉलिसीज बनती है, जो भी चीज़ें अगर फॉर्मुलेट की जाती हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट से परे नहीं हो सकती, या भावनात्मक रूप से चीज़ें नहीं हो सकती, या हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके थ्रू ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि वो नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड होती हैं। तो जो भी चीज़ें कोई भी देश कदम उठाता है, सिर्फ भारत ही नहीं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अन्य सारी चीज़ों को कंसर्न में रख करके ही उठाता है। ठीक, तो इसमें एक बहुत बड़ा जब ये बात जब सामने आती है नेशनल इंटरेस्ट की, तो जो वैश्विक चिंताएं हैं उसके साथ जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको संतुलित करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क है भारत के लिए। सत्ता के अलग अलग केंद्र हैं। कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार क्या है, शांतिपूर्ण अवधारणा नहीं है बल्कि एक शिथिल विचारधारा है।
इसके तहत क्या है कि अलग अलग शक्ति केंद्र जो है साझे मूल्यों की अनदेखी करते हुए अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने की जो स्पर्धा है उसमें लगे रहते हैं। अब परिवर्तन संबंधी मुद्दा भी है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का अनुसरण करने वाले विश्व से व्यवहार करने के लिए विवादास्पद मुद्दों के समाधान हेतु सामान्य मानदंडों की विकसित करने की जो क्षमता की आवश्यकता होगी। अब इससे क्या है कि इस सहमति से बनाए गए मानदंडों को लागू करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कौशल की भी जरूरत होगी। अभी ये भी दिक्कत है। हार्ड पावर, राष्ट्र राज्यों की हार्ड पावर क्या है जो है, अब ये वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के विपरीत है। जबकि विचारधारा, क्योंकि यह विचारधारा आत्मसंयम के सिद्धांत पे है और हार्ड पावर जो है कोई भी राष्ट्र इग्नोर कर ही नहीं सकता वर्तमान पर्सपेक्ट में। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो जाता है। पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब ये क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति के आधार पर सामूहिक पहचान के पारंपरिक रूपों की वापसी का दावा करती है, वादा करती है। अब ये क्या है कि अब ये जो राजनीति और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है हमारे और उनके जो बीच के सर्वाग्रही विचार होते हैं उस पर आधारित होती है। अब ये कहीं ना कहीं जिस तरह के एक अन्य, अब ये तरह के जो विचार होते हैं वो अन्य समूह का निर्माण करते हैं। अब जब अन्य समूह का निर्माण होगा उसी के न्यूटन की जो लॉ है उसके अब रिएक्शन में एक दूसरा समूह खड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं अब जिसे अपमानित किया जाएगा। अब दोनों के बीच में कंट्राडिक्शंस होंगे। अब यही जो चीज़ें होती हैं, ये जो चेन चलता रहता है, ये कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम के मूल दर्शन को ये जो है वो इग्नोर कर देता है। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं, इजराइल हमास के बीच में युद्ध हो रहा, हमास ने, अभी इजराइल ने क्या हुआ, अब जैसे जो समर्थक हैं हमास वाले वो बोलेंगे कि इनकी ज़मीन पर कब्जा किया। अभी इजराइल बोलेगा हमने जो ज़मीन पर कब्जा कैसे किया, वहाँ पे हमारे खिलाफ आतंकी हमले हुए, तमाम चीज़ें हुई। तो दोनों के बीच में अब ये यहाँ इसमें इजराइल ने रिएक्ट किया, हार्ड पावर का यूज किया। अब हमास, अब की जो मान लीजिए हमास ख़त्म हो गया, परंतु जो वहाँ के लोगों ने जो झेला है, जो अपनी आंखों से देखा है, अब ये चीज़ क्या होगी, ये फिर अब जो है यहाँ एक, अब जो भी बच्चे होंगे अब उनको उनके मन में चीज़ें होगी, अब फिर वो रिटेलिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक। अब ये रिटेलिएट करेंगे, फिर इजराइल रिटेलिएट करेगा, ये एक चेन बन जाता है। यही जो है ग्लोबल जो पीस है इसके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। रिटेलिएशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये भी एक मानते हैं कि वॉर, जब वॉर पढ़ते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़े होंगे या फिर जो इंटरनेशनल की थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उसमें वॉर भी एक चीज़ है। वॉर का भी एक बहुत बड़ा अपना इतिहास, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, मतलब हर एक चीज़ पर्सपेक्टिव को देखते हैं। तो ये चेन है, वो भी चलता रहता है। तो आगे की राह में ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि सह-अस्तित्व की बात हो, जहाँ पे कि लोगों के बीच में ज्ञान, दूरी, भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए सह-अस्तित्व की जो मजबूत धारणा है उसको मजबूत किया जाए। राष्ट्रों के बीच अधिक परस्पर संबंधता और संवाद को बनाया जाए। बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत बनाया जाए। विश्व के वंचित देशों को संगठित करने के लिए प्रभावी, समावेशी और नेटवर्क युक्त बहुपक्षवाद पर अधिक ध्यान दिया जाए। सांस्कृतिक तत्वों को बढ़ाया जाए। देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान से प्रोत्साहित करने से विविध सांस्कृतिक केंद्रों से युक्त एक एकल संस्था के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो विचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जाए। व्यापार, निवेश, क्षमता निर्माण, सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विशेष रूप से अफ्रीका में विकासशील और अल्प विकसित देशों के विकास व सशक्तिकरण का समर्थन करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं इन सारी चीज़ों से हम अपने कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। विश्व को एकजुट करने वाले देश के रूप में भारत को स्थापित कर सकते हैं। ठीक, अब आता है भारत, द ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इस आर्टिकल को क्या टाइम हो गया, 23 मिनट हुआ है, कर लेते हैं, देखते हैं। भारत क्या है कि अपने G20 अध्यक्षता के दौरान, अब इसको मैं थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं और अब दूसरी वाली जो क्लास लूँगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ग्लोबल साउथ की जो बात आ रही है, ये बात कैसे उभरी, जिस प्रकार से, अब ये देखिए ग्लोबल साउथ को आप देखिए ही लीजिए, देखिए ये है ब्रेंट लाइन, ठीक है। ये जो है ये धारणा प्रस्तुत की गई थी ब्रेंट के द्वारा। रुकिए एक सेकेंड, ये क्या हो जा रहा है, ब्रेंट लाइन। अब ये जो लाइन है इसके देख रहे हो, ये नीचे जो ये वाला कलर है ये ग्लोबल साउथ है, यानी जो ये वाले देश हैं ये ग्लोबल साउथ में आते हैं। तो भारत जो है कहीं ना कहीं G20 देशों में इस प्रकार की जो पॉलिसीज़ और जो भी निर्णय हुए हैं, ये ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में उभरने में एक बहुत बड़ा योगदान मिला है, भारत ने दिया है। और पहले से भी बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो इसी पे ये आर्टिकल बात करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करते हैं, चूँकि आधे घंटे क्लास हो रही है और अच्छे से इसको करेंगे। बस 2 ही आर्टिकल, तो 3 आर्टिकल तो बचे हुए हैं। अब इसके बाद ये इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास शाम को ही होगी, आज ही अपलोड करने वाला हूँ। अब कल मैंने नहीं कर पाया था अपलोड, पर ये आज मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, अभी शाम को। इसमें मैं आपको बता दूँगा, अच्छे से सब समझा दूँगा, ठीक है। तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।